सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। तो सिंथेसिस में इन दोनों का क्या रोल है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स। और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। तो रिएक्टेंट कौन कौन से हुए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसके रिजल्ट में हम जानते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। अब प्रोडक्ट्स में हमारे पास एक ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस 6O2, और दूसरा हमारे पास बनती है ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन के अंदर, ये फ्री फॉर्म के अंदर रिलीज होती है, दैट इज लिबरेटेड इन द फ्री फॉर्म इनटू एटमॉस्फेयर। अब सवाल यहां पर यह है कि जो ऑक्सीजन है ये कहां से आती है? तो यहां हम एक हाइपोथेसिस की बात करेंगे। 1930 में साइंटिस्ट था वैन नेल, इसने एक हाइपोथेसिस दिया जिसको नाइल हाइपोथेसिस कहते हैं। उसमें उसने ये कहा कि ऑक्सीजन है रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। इसने कहा कि ऑक्सीजन वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। इसने हाइपोथेसिस दिया। अब इसका जो हाइपोथेसिस था, जिसको हम नाइल्स हाइपोथेसिस कहते हैं, दिस हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये हाइपोथेसिस जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे बेस कर रहा था। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे बेस करने का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रिएक्ट करते हैं। अब उसके रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज भी बनती, प्लस ऑक्सीजन जो है सॉरी प्लस जो है सल्फर बनती, ऑक्सीजन नहीं बनती। अब इसने कहा कि अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही होती तो ऑक्सीजन यहां पे भी आनी चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके अंदर भी है। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, वाटर से आती, इस वजह से इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आई। तो ये इट मेक सेंस कि ये वाकई हाइपोथेसिस इसने दिया, लेकिन साफ ज़ाहिर है इसको टेस्ट किया जाना था। तो अब उसके बाद इसको कंफर्म किया गया। दिस हाइपोथेसिस वाज कंफर्म्ड लेटर इन 1940s। 1940s के अंदर इसको कंफर्म किया बाय द अदर साइंटिस्ट। अब उन्होंने इस तरह से इसको कंफर्म किया, उन्होंने एक बायोलॉजिकल ट्रेसर को यूज किया इसके लिए, एंड दैट बायोलॉजिकल ट्रेसर वाज O18, और ये एक हैवी आइसोटोप है। अब इसको उन्होंने लिया और दो तरह से एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट ग्रुप बनाया, दो ग्रुप बनाए जिसमें फोटोसिंथेसिस बनाया, एक ग्रुप, और फिर उन्होंने दूसरा ग्रुप बनाया। अब इन दोनों ग्रुप के अंदर उन्होंने रिएक्शन जो है वो लिखा, उसमें उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाया। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगी तो ग्लूकोज जो है वो बनेगा, प्लस जो है वो ऑक्सीजन बनेगी, प्लस जो है वाटर बनेगा। अब पहले ग्रुप के अंदर उन्होंने क्या किया, वो जो ट्रेसर था, ट्रेसर कहते हैं सिंपली टैग को, O18, उन्होंने इस ऑक्सीजन पे वो टैग लगाया, वो ऑक्सीजन जो कि हमारे पास वाटर के पास है। अब जब उन्होंने वो टैग वहां लगाया, ट्रेसर को वहां अप्लाई किया, तो उन्होंने देखा कि वो जो ट्रेसर था वो उनको इस ऑक्सीजन के ऊपर, जो कि फ्री फॉर्म में आई। तो इससे हमें पता ये पता चला कि ये ऑक्सीजन वाटर से आ रही है, क्योंकि वाटर के ऊपर वो टैग था और उससे वो वहां चला। लेकिन हमें इसको फर्दर डबल चेक करना है। तो डबल चेक करने के लिए हमने दूसरा ग्रुप जो बनाया उसके अंदर भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट किया, और उसके रिजल्ट में ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना, वाटर बना। अब इन्होंने क्या किया, वो जो ट्रेसर था वो इस ऑक्सीजन के ऊपर लगाया, ये ऑक्सीजन को ऐसे O18 यूज किया। जब इसको यूज किया तो O18 यहां पे भी मिला और यहां पे इस ऑक्सीजन के ऊपर भी जो मिला, लेकिन जो फ्री फॉर्म में लिबरेट हो रही थी वहां पर ये नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज कंफर्म हो गई कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लांट में, इन्वायरमेंट के अंदर, वो कहाँ से आती है? वो वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। तो ये वाला एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी हम जानते हैं कि ये एक हमारे पास रिएक्टेंट है।
और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी रिडक्शन होती है, और जब इसकी रिडक्शन होती है तो रिडक्शन के रिजल्ट में सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब ये आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो है एक इनऑर्गेनिक। हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इनऑर्गेनिक कार्बन है, लेकिन जब आगे ग्लूकोज बन जाता है तो ग्लूकोज के अंदर भी आप जानते हैं कार्बन है। अब ये वाले जो कार्बन है ये ऑर्गेनिक कार्बन है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुका है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका होना जरूरी है। तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं बन सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ आपको इसकी जरूरत होती है। अब फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस दो तरह के इन्वायरमेंट के अंदर होती है। हम जानते हैं कि एक इक्वेटिक इन्वायरमेंट है, वहां पर भी फोटोसिंथेसिस होती है, और दूसरा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो है वहां पर भी फोटोसिंथेसिस होती है। अगर हम इसमें कंपेयर करें तो तकरीबन जो 10% फोटोसिंथेसिस हैं वो प्लांट्स जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो करते हैं, और ज्यादातर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर होती है, 90%। यानी कि इक्वेटिक इन्वायरमेंट आप जानते हैं, इसमें ओशियंस के अंदर बहुत से एल्गी हैं, रिवर्स के अंदर बहुत से एल्गी हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं फोटोसिंथेटिक। तो ये 90% जो है वो यहाँ पर होती है। अब यहाँ सवाल ये है कि इक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल में दोनों जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट एयर से लेते हैं। अब वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो डायरेक्ट उनके अंदर चली जाती है। लेकिन जो इक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं वाटर वाले, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर के अंदर होती है ये याद रखना है कि वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में होती है, बाइकार्बोनेट्स, या हम कह सकते हैं कि कार्बोनेट्स। अब ये एज ए सोर्स ऑफ कार्बन का काम करते हैं। तो इसका मतलब हवा में तो कार्बन है ही आप जानते हैं, लेकिन जो वाटर के अंदर है वो बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स होंगे जो पानी में प्रेजेंट है और वो कार्बन के सोर्स का काम करते हैं। अब हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अबाउट 0.03 टू 0.04% होती है नॉर्मली। ये इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको मिलेगी, समटाइम इससे ज्यादा भी हो जाती है, और वो 1% तकरीबन चली जाती है जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर नॉर्मली 0.03 टू 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से प्लांट्स के अंदर जाती है, एंटर्स प्लांट्स मेनली थ्रू द स्टोमेटा। हम जानते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा जो है वो लीव्स के अंदर होते हैं, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर एंटर होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर किस तरह से आती है, अब स्टोमेटा में आई, स्टोमेटा के जरिए प्लांट्स के अंदर लीव्स में आ गई, वहां से वो इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर चली जाती है, इंटरसेलुलर स्पेसिस, और इंटरसेलुलर स्पेसिस से फिर वो जाती है मेसोफिल सेल्स के अंदर। और जब वो मेसोफिल सेल्स में जाएगी तो वहां जाकर वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर मेनली जो है वो होती है। स्टोमेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा 1 to 2% जो है वो लीफ सरफेस का प्रेजेंट होते हैं, और वहां से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर आती है, और वहीं से आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट करती है। तो स्टोमेटा का छोटा सा अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो स्टोमेटा लीफ एपिडर्मल सेल्स होते हैं, और एपिडर्मल सेल्स कुछ मॉडिफाइड होते हैं लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। इसके अंदर ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। और इसके अंदर जो आपको ये होल मिल रहा है इसको कहते हैं स्टोमा। ओवरऑल ये स्टोमेटा बनाते हैं। जो गार्ड सेल्स होते हैं ये एक्चुअली रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करेंगे। और इसी रिजल्ट में आप जानते हैं रात के वक्त स्टोमेटा बंद होते हैं और दिन के वक्त खुलते हैं, तो ये इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपने इसमें याद रखने हैं। तो ये भी एक दो पॉइंट इसमें लर्न कर लेने। अब उसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट इक्वेशन लिखता हूँ तो कंप्लीट इक्वेशन इसकी है 6CO2 + 12H2O
C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O कंप्लीट आपने ये लिखनी। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस का मतलब होता है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। अब कहां पर क्या फिनोमेना हो रहा है इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर रिडक्शन होती है जिसके रिजल्ट में ग्लूकोज जो है वो बनता है, और जो वाटर है यहां से ऑक्सीजन निकल जाती है, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्योंकि वाटर में सिंपली क्या होता है, वाटर में आप जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन सिर्फ रह जाती है, जिस वजह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफरेंट जो है वो डेफिनेशन है, 2-3 डेफिनेशन यहाँ पे यूज होती है। सबसे पहले अगर मैं रिडक्शन की बात करूँ तो रिडक्शन आप जानते हैं कि हम यूज करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, इसके अलावा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में आप उसके उलट कह देते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर जो फिनोमिना आपको मिलता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में अगर हम जाएं तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आप जानते हैं इसमें दो फेजेस होती हैं या दो तरह के रिएक्शन होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है। उसमें एक जो होता है उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, अब लाइट रिएक्शन में इसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन होता है वो होता है डार्क रिएक्शन। ये इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसा कि इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, इसको C3 पाथवे भी कहा जाता है, मुख्तलिफ नाम इसके यूज होते हैं। अब इसमें देखें दोनों में फर्क क्या है। लाइट रिएक्शन में लाइट इज नेसेसरी, इसमें लाइट की जरूरत है। इसके अंदर लाइट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन ये नहीं है कि ये डार्क में होगा या रात के वक्त होगा, होना दिन में ही है। लेकिन पहले में लाइट की जरूरत है और दूसरे में लाइट की जरूरत नहीं है। लाइट की प्रेजेंस एब्सेंस है वो मैटर नहीं करती। अब जो लाइट रिएक्शन होता है ये कहां पर होता है, होना तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो होगा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के, या जिसको आप ग्रेना कहते हैं, ग्रेना भी कह सकते हैं। और उसके अंदर अगर हम एक को देखें थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के अंदर भी आगे दो चीजें आई थी, उसकी स्पेस और मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन में ही होना है। व्हाई द पिगमेंट, बिकॉज पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। जो पिगमेंट होते हैं वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। अब इसके रिजल्ट में लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स बनती हैं आप जानते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो दो प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं, एक एटीपी और एक NADPH, NADPH2। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये लाइट रिएक्शन के अंदर जो बन जाएंगे, लाइट इसके अंदर आएगी। दूसरा यहाँ जो चेंज आती है वो होती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी तो ऑक्सीजन भी रिलीज होनी है, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर से निकलनी है। तो ये जो इवेंट्स हैं, ये 4-5 सवाल जो कि आ सकते हैं कि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो ये इवेंट्स हैं वो लाइट रिएक्शन के अंदर आते हैं। अब डार्क रिएक्शन में लाइट इज नॉट नेसेसरी। और साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसने कार्बोहाइड्रेट्स बनाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर बनते हैं। अब इसमें लाइट तो नहीं चाहिए, तो फिर क्या चीज इसको गवर्न्स करेगी, चलाएगी कौन सी चीज? प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनी है कौन कौन सी, एटीपी और NADPH2, दैट गवर्न्स द डार्क रिएक्शन। इन्होंने डार्क रिएक्शन को चलाना है। और डार्क रिएक्शन कहां होना है, दैट अकर्स इन द स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा में होना है, विच इज द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है। और यहां ये बात भी याद रखनी है कि लाइट रिएक्शन जो है वो होना तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट्स बनेगी लाइट रिएक्शन की, ये प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन जो है ये स्ट्रोमा में बनती है।
इस वजह से जो डार्क रिएक्शन वो स्टोमा के अंदर होता है, क्योंकि उसने इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है, और प्रोडक्ट्स को यूज करके वो होगा, और उसके रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट जो है, ये शुगर जो है वो बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके अंदर फिक्स हो जाएगी। तो ये जो इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई दफा एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा गया है, तो आपने इसको अच्छे से जो है वो लर्न करना है। अच्छा, इसमें जो फर्दर हम अगर इस पे बात करें, तो हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं, और एक टर्म इसमें है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम कहते हैं हम क्लस्टर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जो है वो क्लस्टर होता है, और इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सवाल आता है इसके अंदर के फोटो सिस्टम जो है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। एक इसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा जो है वो इसके अंदर आ जाता है रिएक्शन सेंटर। दो कंपोनेंट इसके अंदर। अब एंटीना कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसमें जो पिगमेंट होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, और साथ जो हमने पढ़े थे कैरोटेनॉइड्स, वो भी इसके अंदर होते हैं। रिएक्शन सेंटर के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है, जो कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो ये एक तो अपने इसमें याद रखना है। दूसरा एंटीना कॉम्प्लेक्स, जैसा कि हम जानते हैं, इसका नाम ही एंटीना है। तो एंटीना का काम क्या होता है, इसका काम है टू गैदर्ड लाइट, लाइट को जमा करना। और रिएक्शन सेंटर जो होता है, दैट विल प्रोसेस द लाइट, ये लाइट को फर्दर आगे प्रोसेस करेगा। इसके साथ एक एसोसिएटेड प्रोटीन होती है। एसोसिएटेड प्रोटीन, वो एसोसिएटेड प्रोटीन जो है वो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये भी इसके साथ जो है एसोसिएट होती है, तो ये भी अपने याद रखना है कि ये एक प्रोटीन है। अब फोटो सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं। टाइप्स में हम आ जाएं, तो एक है PS1, और दूसरा होता है PS2। अब PS1 और PS2 जो है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। PS1 जो है, इसको हम कहते हैं P700, और PS2 जो होता है उसको हम कहते हैं P680। तो ये इनमें दोनों के अंदर एक तो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब P700 क्यों कहते हैं, बिकॉज दैट विल अब्सॉर्ब लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर, और ये जो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, ये 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। तो अगर हम इसके अंदर एनर्जी लेवल देखें, ये भी आ सकता है कि ये लो एनर्जी लेवल पे होते हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा है, और इनकी वेवलेंथ कम है उससे, तो ये हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं। तो ये भी इनके अंदर जो है वो एक डिफरेंस आता है। दूसरा इसमें फर्क ये आता है कि जो P700 जो है वो, इसमें जब लाइट आती है, तो लाइट से यहाँ फोटोलाइसिस नहीं होती ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पर फोटोलाइसिस होती है वाटर की, क्योंकि आपने जब जी स्कीम पढ़नी है, तो उसके अंदर ये चीजें जो है वो आ जाएंगी। PS1 और PS2 जो है, उसमें आपको डिफरेंस जो है वो मिलेगा, और ये क्वेश्चन पी पेपर के अंदर जो है वो आ सकते हैं। तो फोटोसिस्टम 1 और 2 जो है, इनके अंदर जो डिफरेंस है वो आपने इसमें याद रखना है। अब एक और चीज जो कि यहाँ आपने याद रखनी है, वो हमारे पास है कि आपने जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स पढ़ी हैं, उनमें से सवाल पेपर में आ सकते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, आपने कहा दो प्रोडक्ट, ATP और NADPH2, दोनों लाइट रिएक्शन बनते हैं। तो ATP और NADPH2 के अंदर ऐसा क्या है कि वो डार्क रिएक्शन को चलाएंगे, तो हम कहेंगे ATP जो है, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स है, जिसकी वजह से हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेटिंग पावर।
पूछा जा सकता है कि सिमुलेटिंग पावर जो है वो किसके लिए वर्ड यूज होता है, एटीपी के। NADPH2 जो है ये कैसे डार्क रिएक्शन को चलाएगा, तो हम कहेंगे दिस द सोर्स ऑफ एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से हम एक वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, और वो पावर जो है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। तो ये दोनों टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, एटीपी और NADPH2 कैसे ये डार्क रिएक्शन को चलाते हैं और उसके रिजल्ट में किस तरह से बने। एक तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब देखें इसमें आपकी बुक के अंदर एक जी स्कीम जो है वो बनी हुई है, जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं और वो पास होते हैं, और पास होके जो है वो जाते हैं डिफरेंट अदर कैरियर्स में, वहां से फिर एटीपी बनते हैं। थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, स्कीम आपको याद होगी। तो क्वेश्चन जो है इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। कितने वर्ड यूज करते हैं, मुख्तलिफ वर्ड इसमें यूज होते हैं। एक जी स्कीम वर्ड यूज होता है कि कोई जी की तरह की उसकी। एक वर्ड यूज होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये जो जी स्कीम है ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये थायराइड मेम्ब्रेन के अंदर होनी है, और इसमें रिएक्शन जो है वो किस तरह से होते हैं मैं छोटा सा स्केच बना देता हूँ, और फिर आपने उसको जो है वो देखना है। अब देखें, सबसे पहले एक हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारे पास एक फोटो सिस्टम है, और ये है PS2, और इस तरफ हमने मेंशन करना है इसका एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, अब ये PS2 है या P680 है, यानी इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर है वो P680 होता है। अब इसमें यहां जब लाइट आनी है, और लाइट जैसे यहां आएगी तो साथ ही यहां वाटर स्प्लिट कर जाए, ये ऑक्सीजन बन जाए। और लाइट के यहां से आने से यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होगा क्लोरोफिल से, और क्लोरोफिल से जब इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन वाटर से निकलेगा वो उस जगह चला जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक एक करके, लेकिन हम दो मेंशन करेंगे क्योंकि वो एट द एंड हमें दो इलेक्ट्रॉन जो वो चाहिए होते हैं। तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पे ले लेगा, तो वाटर स्प्लिट किया और वो इलेक्ट्रॉन उसकी जगह चला गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये हाई एनर्जी स्टेट के अंदर चले जाते हैं, और ये सबसे पहले जाते हैं एक एसोसिएटेड प्रोटीन के पास, जिसको हमने कहा था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको मिल जाते हैं। अब वहां से जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाते हैं, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको हम कहते हैं ETC1, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1। उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर है। सबसे पहले वो प्लास्टो क्यूनॉन के पास आए थे। ये स्पेशल टाइप ऑफ क्यूनॉन होते हैं, क्यूनॉन ए, क्यूनॉन बी, लेकिन ओवरऑल हम इसको प्लास्टो क्यूनॉन कहते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, वहां से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे पास होते हैं, और वो आगे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। अब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पे दो तरह के साइटोक्रोम होते हैं। ये पूछा जा सकता है किस चीज का कॉम्प्लेक्स है। आपने बताना है कि जो साइटोक्रोम है उसमें साइटोक्रोम एक होता है बी, और साथ साइटोक्रोम एफ होता है। साइटोक्रोम बी एंड एफ, ये एक आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होती है साइटोक्रोम। इसमें आयरन सल्फर होता है, इसके अंदर भी आयरन होता है, क्यूनॉन आयरन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और प्लास्टोसाइनिन जो है ये कॉपर कंटेनिंग। अब वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें जब मिलेंगे, या मैं दूसरा फोटो सिस्टम बनाऊंगा, लेकिन यहाँ फोटो सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस आपने बताना है। वो ये कि ये मैंने कहा था कि एनर्जी लेवल जो होता है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, और एनर्जी लेवल अगर हम देखते हैं कि इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला जो फोटो सिस्टम होता है PS2, ये लो एनर्जी लेवल पे होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो आपने इसको थोड़ा सा उसकी निस्बत नीचे करना, दैट इज PS1। अब ये यहां से लाइट अब्सॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर की लाइट आएगी। जैसे यहां से लाइट आएगी तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे। जब यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे तो यहां पर एक होल क्रिएट होगा, और उस होल को फिल करेंगे वो इलेक्ट्रॉन जो कि प्लास्टोसाइनिन से आते हैं, और वो आकर उस जगह पर आ जाएंगे।
अब वहां से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से एक्साइट हो और एक्साइट होकर जाते हैं अगले फोटो सिस्टम के प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के पास। वहां से आगे शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर उसमें एक फेरिडॉक्सन है Ft। ये भी एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। वहां से जो इलेक्ट्रॉन है आगे जाएंगे, आगे जाते हैं वो एक एंजाइम के पास, उसको कहते हैं NADP रिडक्टेज। अब जब इलेक्ट्रॉन उसको मिलते हैं तो NADP रिडक्टेज का जैसे कि नाम ही है कि वो NADP की रिडक्शन करेगा, तो ये क्या कर देगा, ये यहाँ NADP की रिडक्शन करेगा। तो जब NADP की रिडक्शन होगी उसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा वो, तो बन जाएगा NADPH प्लस H। दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये हमारे पास लाइट रिएक्शन की एक प्रोडक्ट जो है वो बन चुकी है। और हमने कहा था NADPH2 के अंदर क्या होता है, यहाँ मैंने आपको बताया कि दैट्स द सोर्स ऑफ एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन। तो वो जो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर जाकर स्टोर हो गए और स्टोर होने के रिजल्ट में यहाँ पर आ गई है रिड्यूसिंग पावर। ये एक प्रोडक्ट तो बन गई। अब दूसरी प्रोडक्ट जो है वो रह गई है ATP। तो ATP जो है वो किस तरह से बनेगी, यहाँ मैं मेंशन करता हूं कि यहाँ एक और प्रोडक्ट बननी है लाइट रिएक्शन की और वो है ATP। ये लेकिन ATP कैसे बननी, ATP का जो बनने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं केमियोस्मोसिस। अगर यहाँ पर देखें केमियोस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, तो हम डेफिनेशन लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ ATP by the movement of प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आइन अक्रॉस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब ये इसके अंदर डेफिनेशन, ये अक्रॉस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है, जो प्रोटॉन जब मूव करेंगे तो उसके रिजल्ट में ATP बनेंगे। अब हम जानते हैं कि थैलाकॉइड क्या होता है। थैलाकॉइड जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। लाइक ये हमारे पास जो है वो थैलाकॉइड। अब देखिए थैलाकॉइड के अंदर एक स्पेस होती है, इसको हम कहते हैं ल्यूमन। ये ल्यूमन, और बाहर थैलाकॉइड के क्या होता है, क्योंकि थैलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है तो बाहर इसके अंदर जो है वो स्ट्रोमा है। अब जो प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का वो कहाँ हो रहा है, वो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। ये ये है लाइट रिएक्शन। ये एक्चुअल जो प्ले हम पहली बात कर चुके हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर जितना भी हमने ये फिनोमिना पढ़ा है, ये सारे का सारा, ये सारा जो है वो कहाँ हो रहा है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। अब हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये देखते हैं कि वहां ATP जो है वो किस तरह से बन रहे हैं। अब मैं इस पार्ट को अगर बड़ा करके देखूं तो मैं यहाँ एक मेम्ब्रेन बना लेता हूँ। ये है जी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट जो है वो चीजें इम्बेडेड है, जैसा कि पिगमेंट इसके अंदर है। फिर इसमें मुख्तलिफ तरह की जो आपको प्रोटीन मिलेंगी वो आपको यहाँ पे मिल रही हैं, लाइक दिस। ये फिर आगे हमारे पास जो है वो पिगमेंट का क्लस्टर आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे कुछ जो है वो प्रोटीन इम्बेडेड आपको मिलेंगे। ये तो इसके अंदर ये सारी की सारी जो प्रोटीन हैं वो इम्बेडेड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होती हैं, लाइक दिस। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं, वही चीजें हैं जो अपने ऊपर पड़ी हैं। मसलन ये जो है वो, लाइक मैं कहता हूँ कि PS2 है, फोटोस्टम 2। ये क्या है, ये प्लास्टोक्यूरोन है। ये क्या है, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। ये लाइक प्लास्टोसाइनिन है। ये PS1 है। ये FP फेरिडॉक्सन है। ये साइटोक्रोम, सॉरी, ये जो है ये एक एंजाइम है जिसको हम NADP रिडक्टेज हमने लिखा। और ये एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं ATP सिंथेस, इसकी भी इंपॉर्टेंस। तो ये सारी चीजें इस चेन के अंदर प्रेजेंट है। अब इस मेम्ब्रेन के मैंने जैसे आपको बताया कि एक तरफ जो है वो ल्यूमन है और दूसरी तरफ जो है वो स्ट्रोमा है। तो मैं लिख लेता हूं कि ये जो ऊपर वाली साइड है ये ल्यूमन है इसकी, और नीचे जो है ये स्ट्रोमा। अब हमने इसके अंदर देखना है, एक तो सिंपल वही प्रोसेस है, देखिए लाइट आएगी,
जैसे लाइट ने यहाँ आना है तो लाइट के रिजल्ट में एक तो वाटर सेपरेट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बन जाएगी, और साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है इससे आगे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आगे चलते जाएंगे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉन चलते जाएंगे और जब इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचेंगे NADP रिडक्टेज के पास, तो वो क्या करेगा, वो NADP को इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2। ये तो एक प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन की बन गई, जो कि बड़ी सिंपल वे में इलेक्ट्रॉन जाके वहां स्टोर हो। अब जो दूसरी प्रोडक्ट बनी केमिओस्मोसिस से बनी, वो कैसे, देखिए जब इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन के पास होने से कुछ प्रोटॉन जो होंगे वो स्ट्रोमा से पंप होकर ल्यूमन के अंदर जाएंगे, यानी पहली पंपिंग जो होगी प्रोटॉन की वो स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर जाएंगे। अब जब प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर जाएंगे, और ये किस तरह से मूव करेंगे, ये आपने याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इन पर जो एनर्जी लगाई जाएगी वो एनर्जी प्रोटॉन के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी, और वो स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, यानी जो एनर्जी उस पर लगाई वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वहां स्टोर होगी। अब प्रोटॉन के अंदर एनर्जी है, अब ये प्रोटॉन क्या करेंगे, ये वापस आएंगे। अब ये प्रोटॉन ने यहां से एटीपी सिंथेज से गुजर के वापस स्ट्रोमा के अंदर आना है, और जब इन्होंने वापस आना है तो वापस इन्होंने आना है पैसिव ट्रांसपोर्ट से, और जब पैसिव ट्रांसपोर्ट से वापस आएंगे एनर्जी को रिलीज करेंगे, और वही एनर्जी जो ये रिलीज करेंगे वो एडीपी और पीआई को आपस में जोड़ देगी, और जैसे वापस में जोड़ेगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास बन जाएगा एटीपी। दिस इज अनदर प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये दूसरी जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन जो बन गई। अब यहां आप देखें ये प्रोसेस तो हो रहा है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि ये जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन की वो स्ट्रोमा में बन रही है, क्योंकि ये स्ट्रोमा है तो स्ट्रोमा के अंदर की प्रोडक्ट बन जाएगी। अब इस वजह से जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा के अंदर होगा। ये अब डार्क रिएक्शन में आप जानते हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होनी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी साथ ही ये प्रोडक्ट यूज होनी, कैसे यूज होनी है, एटीपी ने जब यूज होना है तो इसने फिर से टूट कर एडीपी और पीआई में कन्वर्ट हो जाए, एनर्जी दे दी, और NADPH2 ने इलेक्ट्रॉन दे देने और NADP में कन्वर्ट हो जाना, और कार्बन साइकिल चल पड़ेगा, डार्क रिएक्शन चल पड़ेगा, जिसके रिजल्ट में यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स बन जाए। अब ये पूरा फिनोमिना फोटोसिंथेसिस का आपके सामने आ गया। अब जब ये NADP दोबारा से बन जाएंगे, फिर से पीछे से इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो NADPH2 में कन्वर्ट कर देंगे, और एडीपी और पीआई जब बन जाएंगे एनर्जी निकल गई इनमें से, और जब फिर ऊपर से प्रोटॉन आएंगे वो फिर से एडीपी और पीआई को आपस में जोड़ देगा एनर्जी देके, और वो फिर एटीपी बन जाएगा। तो इसका मतलब है लाइट रिएक्शन होता रहेगा, लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स बनती जाएंगी, और उन प्रोडक्ट्स का यूज कहां हो रहा है, डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन चलता जाएगा और उससे कार्बोहाइड्रेट्स शुगर बनते जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो होता जाएगा। अब यहाँ मुख्तलिफ तरह के सवाल आ सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन आएंगे कि जी एटीपी कैसे बने, प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से बने। आप देखें पहले ऊपर के प्रोटॉन फिर नीचे आए। पहली मूवमेंट क्या थी, पहली स्ट्रोमा से ल्यूमन थी, एक्टिव थी या पैसिव थी, एक्टिव थी। दूसरी क्या है, दूसरी ल्यूमन टू स्ट्रोमा है, कौन सी है, पैसिव है। कौन सी मूवमेंट में एटीपी बनते हैं, दूसरी मूवमेंट, यानी जब वो स्ट्रोमा की तरफ आते हैं, ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ आते हैं तो एटीपी जो है वो इसमें जनरेट होते हैं। तो इस तरह से जो फिनोमिना है केमिओस्मोसिस का वो यहाँ पर होता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं। अब ये जो ऊपर प्रोसेस था ये आपको यहां पर मिलेगा। अब सम टाइम ये होता है, एक जो आखिरी पॉइंट हम आज पढ़ेंगे वो ये है कि सम टाइम जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो कन्वर्ट होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब सवाल यहां पर ये है कि नॉन साइक्लिक साइक्लिक में क्यों कन्वर्ट होता है। जस्ट अगर मैं भी आपको बताता हूं मुझे, जी क्वेश्चन बन सकता है व्हाई नॉन साइक्लिक कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक। ये उस वक्त होता है जब सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन, ये हम कह सकते हैं कि अब नॉर्मल या अनयूजुअल कंडीशन अगर है तो उस दौरान क्या होगा, जो नॉन साइक्लिक है वो साइक्लिक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो सर्टेन कंडीशन क्या है,
वो सर्टेन कंडीशन ये है कि या तो डेफिशिएंसी है एटीपी की, और दूसरा होता है एक्यूमुलेशन ऑफ NADPH2, यानी NADPH2 ज्यादा हो गए और एटीपी जो है वो कम हो गए। तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान जो प्रोसेस है वो नॉन साइक्लिक से साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे, ये आपके सामने नॉन साइक्लिक बना हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन उधर चले जाते हैं, लेकिन समटाइम ये होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से वापस जब फेरिडॉक्सन पे आते हैं, यानी यहां से फेरिडॉक्सन पे आके फेरिडॉक्सन से साइटोक्रोम पे आ जाते हैं। यानी फेरिडॉक्सन या तो इलेक्ट्रॉन को NADP रिडक्टेज के पास लेके जाएगा, अगर तो इलेक्ट्रॉन को NADP रिडक्टेज के पास लेके जाएगा तो उस दौरान तो होगा नॉन साइक्लिक, और अगर वो फेरिडॉक्सन इलेक्ट्रॉन को ले आएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास तो उस दौरान जो है वो होगा नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक में मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा देता हूँ, इस साइक्लिक प्रोसेस जो है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, मीन्स कि उसका एरिया कौन सा, ये साइक्लिक है। अब इलेक्ट्रॉन इसी साइकिल में घूमते रहते हैं। अब इस साइक्लिक में क्यों साइक्लिक कराना पड़ता है, अब देखिए मैंने कहा कि एटीपी की कमी है, तो इसका मतलब है कि एटीपी को प्रोड्यूस करवाना है। तो आप देखें इस बॉक्स के अंदर एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन NADPH2 प्रोड्यूस नहीं हो रहे। तो यहाँ ये फर्क है। तो इसका मतलब है कि नॉन साइक्लिक में दोनों बनते हैं, साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनते हैं। मैं यहाँ कुछ डिफरेंस लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। एक तरफ हम लिख लेते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिए पहला फर्क ये कि नॉन साइक्लिक जो है वो नॉर्मल कंडीशन अगर हैं तो नॉन साइक्लिक होगा, अगर सर्टेन कंडीशन है तो इसका मतलब है कि फिर साइक्लिक होगा, ज्यादा देर के लिए नहीं होगा, कुछ वक्त के लिए जो है ये होना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एटीपी और NADPH2 प्रोडक्शन होती है, दोनों प्रोड्यूस होते हैं। इसमें सिर्फ एटीपी प्रोडक्शन होती है, NADPH2 प्रोडक्शन नहीं होती। नॉन साइक्लिक में PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है। ये भी इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। PS2 जो है ये एक लॉन्ग पाथवे है, और ये जो होता है ये शॉर्ट सर्किट जो होता है, कुछ छोटा पाथवे जो है आपको मिलता है। तो अब क्योंकि यहाँ PS2 भी इन्वॉल्व है, तो PS2 में हमने देखा कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है, तो यहाँ वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती क्योंकि इसमें PS1 है सिर्फ, तो PS1 में वाटर स्प्लिट नहीं होता। तो ये भी आपने इसमें, अब वाटर अगर स्प्लिट हो रहा है तो वाटर के स्प्लिट होने से ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो यहाँ क्योंकि वाटर स्प्लिट नहीं होता तो ऑक्सीजन जो रिलीज है वो नहीं होगी। ये भी इसके अंदर जो फर्क आ जाएगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो हमने बात की कि पहला जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो वाटर होता है, क्योंकि आप जानते हैं वाटर स्प्लिट करते हैं, तो वाटर स्प्लिट करके वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर है वो PS1 है, ये भी इसमें फर्क जो है वो आपको मिलेगा। तो ये जो है दो प्रोसेसेस हैं जो कि होते हैं, और नॉर्मल है तो नॉन साइक्लिक है, और अगर कंडीशन डिफरेंट है तो फिर साइक्लिक होता है, और ये कुछ वक्त के लिए होगा। जैसे कंडीशन फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, एटीपी ज्यादा हो जाएगी, तो फिर से हमारे पास जो है वो नॉन साइक्लिक चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एटीपी का इसके अलावा भी यूज होता है। एटीपी बहुत सी जगहों पर यूज होती है, इसकी वजह से एटीपी की कमी होती रहती है, और उसको पूरा करने के लिए नॉन साइक्लिक साइक्लिक में कन्वर्ट होता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो कि है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन याद रखना कि डार्क रिएक्शन इस वजह से नहीं कहते कि ये डार्क में होगा, बल्कि इसमें लाइट डायरेक्ट नहीं चाहिए। इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि मेल्विन केल्विन ने इसको फर्स्ट टाइम स्टडी किया था और नोबेल प्राइज को मिला था, तो साइंटिस्ट की नेम के बेस पे। इसके अलावा इसको हम C3 पाथवे भी कहते हैं। C3 पाथवे कहने की वजह ये होती है कि इसके अंदर जो पहली प्रोडक्ट बनेगी वो, उसमें 3 कार्बन होंगे। साइकिल को हम ड्रॉ करेंगे तो वहां पर हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम इस पर बात करते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। इसमें मेनली 3 स्टेप्स हैं, इसके अंदर ये साइकिल जो कंप्लीट होते हैं।
आपको स्टेप सीक्वेंस के अंदर पता होने चाहिए। नंबर 1 जो है दैट इज द कार्बन फिक्सेशन। पहले कार्बन फिक्स होगी। कार्बन फिक्सेशन में सिंपली क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक कार्बन होती है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, कार्बन फिक्सेशन में इनऑर्गेनिक कार्बन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इनऑर्गेनिक है, उसके बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज होती है, जिसको हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो है रिडक्शन फेज। इस पे हम बात करेंगे, सेकंड स्टेप। और थर्ड जो स्टेप है वो है रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, ताकि फिर से साइकिल जो है वो रिपीट हो सके। तो 3 स्टेप के अंदर हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। तीनों में हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स है वो कौन कौन से हैं और ये फिनोमेना जो है वो किस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पे साइकिल ड्रॉ कर लेता हूँ, साथ साथ हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो है RuBP। अब जो RuBP है, RuBP इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये कंपाउंड। और RuBP के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर मैं जो लिखूंगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब 3 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हर मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कितने हैं, या मैं बुलेट्स लगा देता हूँ। ये जो मैं बुलेट्स लगा रहा हूँ ये नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा है। तो हर जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन 5 है और उसके दोनों तरफ जो है वो फॉस्फेट अटैच, तो ये बन गया राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो इसका मतलब है इस कंपाउंड को हम कहते हैं, या मैं अगर लिख दूं, ये कंपाउंड जो है वो दिस इज कॉल्ड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन। यानी 3 मॉलिक्यूल है, कार्बन जो है वो 5 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 × 5, तो टोटल जो कार्बन यहाँ 15 कार्बन है। तो ये मैं एक को डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आगे जितने भी आप उसको आसानी से जो समझ सकें। अब यहाँ रिएक्शन होगा, और रिएक्शन में पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, पहले स्टेप में 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट कर रहे हैं। वैसे तो एक एक करके रिएक्ट करेगा, लेकिन हमें क्योंकि आउटपुट चाहिए एक, जो कि मिनिमम 3 कार्बन अगर होंगे तो वो आउटपुट मिलेगी, तो 3 कार्बन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड में 3 जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शो कर रहा है, और उसके अंदर अगर मैं कार्बन देखे तो मैं एक ही बुलेट लगाऊंगा, क्योंकि हर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक कार्बन होती है। अब ये रिएक्ट करेगा। अब उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी वो एक हम देखेंगे अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। अब देखें यहां पर अगर मैं लिखूं तो यह है 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड का मैं लिखूंगा तो वो होगा 3 मॉलिक्यूल 1 कार्बन। तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा सबसे पहले वो बनेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन। यानी उसमें मॉलिक्यूल 3 होंगे और कार्बन अब टोटल 5 वहां से आए, एक कार्बन डाइऑक्साइड से आया, तो इसका मतलब है कि जो कार्बन बन गए हैं वो 6 हो गए यहाँ पर, और दोनों तरफ जो है वो फॉस्फेट अटैच है, लाइक दिस। बट दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक कैसे होता है? हर मॉलिक्यूल 2 में ब्रेक होता है, यहां से टूटता है। तो इसका मतलब है कि आगे जो मॉलिक्यूल में बार बनेगा वो किस तरह का बनेगा, वो 3 कार्बन वाला बनेगा ये, और उसके साथ एक फॉस्फेट लगी हो, यहाँ फॉस्फेट अटैच। यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये एक मॉलिक्यूल मैंने नीचे शो किया। अब इस तरह कितने बनेंगे? अब क्योंकि 3 मॉलिक्यूल थे, हर एक 2 में टूटा, तो इसका मतलब है कि इस तरह के कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो ये बन गए 6 मॉलिक्यूल। और ये 6 मॉलिक्यूल जो है जो यहाँ पर डिवेल्प होंगे, वो किसके डिवेल्प होंगे, इसका नाम है, कंपाउंड जो बनेगा वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये कंपाउंड बन गया, या इसको हम 3PGA भी कहते हैं, इंटरनेशनल एब्रिविएशन, ये भी याद रखना आपने। 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ जो फेज है उसको हम कार्बन फिक्सेशन फेज कहते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्टेप है, ये वाला स्टेप नंबर 1, कार्बन फिक्सेशन। तो इसमें क्या क्या रिएक्शन हुए हैं ये आपने इसके अंदर जो है वो याद रखना है। अब इसके बाद फर्दर अगर हम चलें इसको आगे लेके, तो इसमें आगे जो है वो रिडक्शन होनी है। अब रिडक्शन से पहले स्टेप तो रिडक्शन का है, लेकिन रिडक्शन उस वक्त होगी जब के जो सबस्ट्रेट है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट की बजाय 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट हो, जिसकी वजह से यहां पर होगी फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? यहाँ 6 ATP जो है वो कन्वर्ट हो गए 6 ADP में। 6 ही मॉलिक्यूल है और 6 फॉस्फेट अंदर आएंगे, हर मॉलिक्यूल के एक तरफ फॉस्फेट पहले लगा हुआ है। अब क्या चेंज आ जाएगी? अब देखें चेंज आ जाएगी कि ये फॉस्फेट इधर तो हर मॉलिक्यूल के पहले लगा ही हुआ है, ये ऊपर आप देख लें, अब इधर भी फॉस्फेट लग जाए, और मॉलिक्यूल इतनी 6 है। तो अब जो कंपाउंड बन गया है वो बन गया है 1 पे भी फॉस्फेट है, 3 पे भी फॉस्फेट है। अब बन गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 1,3-BPGA, ये कंपाउंड बन गया।
अब ये इसको हम फॉस्फोराइलेशन कहें क्योंकि फॉस्फेट इसके अंदर जो ऐड हुआ है। अब इसके बाद रिडक्शन शुरू हो जाएगी। अब इसकी रिडक्शन कैसे होगी? रिडक्शन करने के लिए जिसके अंदर रिड्यूसिंग पावर है वो यूज होगा, हमने कल देखा था, जो है वो NADPH2, और ये 6 मॉलिक्यूल जो है वो 6NADP में कन्वर्ट होंगे, और साथ ही जो फॉस्फेट ऐड हुए थे 6 वो भी निकल जाएंगे क्योंकि उनकी जरूरत नहीं रही, फॉस्फेट रिडक्शन उसकी हो गई। अब उसके बाद जो ऐड हुआ था वो निकल जाएगा, यानी कि नेट वही बन जाएगा। और जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा वो किस तरह का बनेगा? 6 मॉलिक्यूल 6 ही बनेंगे। अब उसमें कार्बन तो 3 ही रहेंगे, और क्योंकि 6 फॉस्फेट निकल गए हैं तो यहाँ फॉस्फेट जुड़ा रहेगा। मॉलिक्यूल कितने हैं? मॉलिक्यूल इस तरह से 6 हैं। लेकिन अब ये जो कंपाउंड है ये ग्लिसरेट नहीं है बल्कि ये ग्लिसरल्डिहाइड है। तो अब इसका जो नाम है वो है थ्री, सॉरी, या मैं इसमें लिख देता हूं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये जो फॉस्फेट लगना है ये फॉस्फेट इधर लगा है 3, 1 2 3, इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 6 मॉलिक्यूल है, ये 6 मॉलिक्यूल इसके, या इसको 6G3P भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले था ग्लिसरेट, अब जब ग्लिसरेट की रिडक्शन हुई तो ग्लिसरेट की रिडक्शन के रिजल्ट में ग्लिसरल्डिहाइड बन गया। ये बात याद रखनी, ग्लिसरेट की रिडक्शन होती है ग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, जब ग्लिसरल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो वो ग्लिसरेट बन जाएगा। तो यहाँ पर यही स्टेप इसके अंदर जो है वो हुआ, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ तक जो हमारे पास प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है। यहाँ तक जो फेज है दैट फेज इज द सेकंड फेज व्हिच इज द रिडक्शन फेज। तो रिडक्शन से पहले फॉस्फोराइलेशन भी हुई है, ये भी आपने इसके अंदर याद रखना है। अब 6 मॉलिक्यूल जो G3P के हैं, अब उसमें से क्या होगा, उसमें से एक जो G3P का मॉलिक्यूल है उस साइकिल से निकल जाएगा। दिस इज द आउटपुट ऑफ साइकिल, ये आउटपुट है। और इनपुट क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इनपुट थी। अब जब वो निकल जाएगा तो बाकी जो बचेंगे वो बच जाएंगे 5 मॉलिक्यूल G3P। अगर मैं इस 5 मॉलिक्यूल को देखूं तो ये 5 मॉलिक्यूल को हम कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं, और हर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? हर मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, 5 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, यानी ये 5 मॉलिक्यूल और कार्बन 3, और हर एक के साथ तीसरे नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा हो। अब यहां से अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं कि यहां है 5 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन, और यहां हमने देखा 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन। तो इसका मतलब है कि कार्बन में कोई फर्क नहीं। नाउ सिंपली द रीअरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। अब रीअरेंजमेंट जो है वो चाहिए, और ये दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखें, जो हमें यहां मिलना था आउटपुट वो मिल चुकी, ये आउटपुट थी साइकिल की। अब साइकिल को दोबारा चलाना है। अब जो 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। अब इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब हमें ये बनाना है। अब ये बनाने के लिए यहाँ रीजनरेशन करनी पड़ती है। अब रीजनरेशन या रीअरेंजमेंट कैसे होगी? सिंपली हम करेंगे कि जो 5 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन है इसको कन्वर्ट करना है 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं सिंपली, तो मैं मॉलिक्यूल 5 की बजाय 3 कर देता हूं, और कार्बन हर मॉलिक्यूल के अंदर 3 की बजाय 5 कर देता हूं, और यहां फॉस्फेट उसी तरह से लगाऊंगा। ये इसका मतलब है यहाँ क्योंकि 5 मॉलिक्यूल थे तो हर मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट था, 5 फॉस्फेट थे। यहाँ 3 मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट है, इसका मतलब है 3 फॉस्फेट है, तो 2 फॉस्फेट यहां से निकल जाए, 2 फॉस्फेट यहां से निकले। और ये वाला जो कंपाउंड बना है ये है 3RUP, यानी राइबोलोज फॉस्फेट। अब ये बिस फॉस्फेट नहीं, क्योंकि इसके सिर्फ एक तरफ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, यानी कि 5 नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब हमने क्या बनाना है? हमने बनाना है RUBP। तो सिंपली क्या करना है, 3 मॉलिक्यूल है, 3 फॉस्फेट चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहां से ये बनाने के लिए 3 जो है वो ATP यहाँ यूज होंगे, और उसके रिजल्ट में 3 ADP बन जाएंगे, और उसके रिजल्ट में RUBP बन जाएगा, और ये साइकिल फिर से चलना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो स्टेप है ये तीसरा स्टेप रीजनरेशन का स्टेप है। तो इस तरह से एक तो ये साइकिल में जो जो स्टेप्स आ रहे हैं, एक मैंने एडिशनली बताया ताकि वो कंफ्यूजन न रहे आपको, और वहां RUBP डायरेक्ट नहीं बनता बल्कि पहले RUP बनता है और फिर BP बनता है, और इस तरह से 3 ATP जो है यहाँ पर यूज हो रहे हैं। अब ATP कितने यूज हुए हैं? अब देखें, 3 ATP यहाँ यूज हो रहे हैं और 6 ATP यहाँ यूज हो रहे हैं, तो टोटल जो एक साइकिल चलेगा तो एक साइकिल में 9 ATP यूज होते हैं। एक साइकिल पे NADPH कितने यूज होते हैं? 6 हैं, 6 यहाँ पे यूज हुए, तो इसका मतलब है कि 9 ATP और 6 NADPH यूज होते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं एक साइकिल के अंदर। अब एक साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितने आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ जाते हैं 3। एक साइकिल में जो प्रोडक्ट है वो क्या है? वो प्रोडक्ट जो है वो है G3P विच इज द ट्राइओस।
ट्राइओज हम कहते हैं कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 3 कार्बन है, आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब है ग्लूकोज नहीं बना। अभी ये जो हमारे पास फिलहाल आया है उसमें ये चीजें बनी। इसका मतलब है कि हम इन तमाम चीजों को डबल करेंगे ग्लूकोज बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि ग्लूकोज बनाना है, तो आपको इक्वेशन पता है कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए? 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं, 3 नहीं होते, क्योंकि ट्राइओज के लिए 3 होंगे तो 2 ट्राइओज मिलेंगे तो 1 ग्लूकोज बनेगा। अब एटीपी जो है वो कितने यूज होंगे, यहाँ डबल कर देंगे, 18 एटीपी। एनएडीएच कितने, 12 एनएडीएच, पीएच2 ये यूज होंगे। तो इसका मतलब ये है कि सवाल अब 2 तरह से आ सकते हैं। अगर तो आएगा ग्लूकोज बनाने के लिए तो आपने डबल लिखना उसके अंदर, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 एटीपी और 12 एनएडीएच। और अगर पूछा जाएगा ट्राइओज के लिए तो आपने इससे ऊपर वाले जो है वो बताने हैं। तो इसका मतलब है कि जब इसमें से आउटपुट निकलती है G3P, ये G3P एक ट्राइओज, इसका मतलब कि फिर से जब रिएक्शन होगा तो एक ट्राइओज और आएंगे, और जब 2 ट्राइओज आपस में मिलेंगे तो ये हेक्सोज बना लेंगे। और हेक्सोज क्या है, हेक्सोज ग्लूकोज है, और ग्लूकोज फिर से आगे जाके जो है वो स्टार्च में या जहां पर भी उसने कन्वर्ट होना है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, अदर जो कंपाउंड है वो बनते जाएंगे। तो ये कैल्विन साइकिल के अंदर जो चीजें थी वो आपने इसमें याद रखनी है। अब कैल्विन साइकिल की समटाइम इक्वेशन आ जाती है। इक्वेशन, अब इक्वेशन आपने लिखनी है सिंगल साइकिल की, जिसके अंदर 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुए, 6 NADPH यूज हुए, इसके अलावा 9 जो है वो एटीपी यूज हुए, और रिएक्शन हुआ। रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास बना है ट्राइओज, 3 कार्बन वाला कंपाउंड। साथ जब NADPH से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, साथ 9 ADP प्लस 9 PI, और साथ 3 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के भी बनेंगे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कैल्विन साइकिल। और ये सवाल इसमें से आपसे पूछे जा सकते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी रिएक्शंस हैं आपको इसके जो है वो पता होना चाहिए। अब ये प्रोसेस होता कहां पर है, ये कल ही हमने बात की थी, इसकी अक्रस कहां पर है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में। अब इसको हम C3 क्यों कहते हैं? C3 इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहली स्टेबल कंपाउंड होती है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड विच इज PGA, फॉस्फोग्लिसरेट, इज 3 कार्बन कंटेनिंग। इसको 3 कार्बन इसमें, यानी अब कहां पर, वो ये वाला है पहली स्टेबल। अब पहली जो अनस्टेबल है, जस्ट अ मिनट, अच्छा जो पहली अनस्टेबल है उसके अंदर तो है 6 कार्बन, लेकिन पहली जो स्टेबल है उसके अंदर 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन इसके अंदर जो है आपको मिलेंगे। और इसमें थोड़ा सा चेंज कर लूं, मैंने इधर ये लगा दिया, फॉस्फेट जो है वो आपको इधर मिलेगा 3 नंबर, क्योंकि इसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, उसके बाद 1 पे आएगा। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। और ट्राइओस जो है वो 3 कार्बन है। वैसे इसमें आप देखेंगे कि एक में 3 कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहे हैं, एक में 3 कार्बन वाली प्रोडक्ट भी बन रही है, और पहला स्टेबल कंपाउंड भी 3 कार्बन वाला है। तो यहाँ ये कंफ्यूजन हो सकती है कि C3 क्यों कह रहे हैं, कि इस वजह से C3 कह रहे हैं कि उसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहे हैं, हो तो रहे हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन C3 इस वजह से नहीं कह रहे हैं। क्या इसलिए C3 कह रहे हैं कि उसमें से जो पहली प्रोडक्ट निकलती है, यानी ट्राइओज होता है, उसमें 3 कार्बन होते हैं, निकलती तो ट्राइओज ही है, लेकिन इस वजह से C3 नहीं कहते। तो C3 कहने की वजह क्या है, इसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड यानी कि ग्लिसरेट जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट, उसमें 3 कार्बन होते हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है और अपने इसको जो है याद रखना है।